बच्चों का जो दो चीज के बारे में हम कंसर्न होते हैं, वन इज खाना, दूसरा है नहलाना। बच्चा रो रहा है, जरूर भूख लगी होगी, फिर से फीड कर दिया जाता है। मैं अपने बच्चे की मालिश कब से स्टार्ट कर सकती हूँ? माई बेबी इज 3 months old. You should not apply anything natural on your baby's skin. The only safest thing is Hi guys and welcome to the Veena Decodes. आपको टाइटल से ही पता चल गया है that in this video I will do some myth busting. Myth busting because मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दादी नानी ने हमें जो सिखाया था, इनफैक्ट जो हम लोगों ने बचपन में भी किया होगा, अभी के जमाने में एप्लीकेबल नहीं है. Whether it is for parenting in the sense how we behave, behavioral parenting plus what we are doing, actionable parenting. उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अलग तरीके से हम लोगों ने किया था, which is not correct to do with babies. अभी जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, when I'm looking back, I realize कि उस सिचुएशन में मैंने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रिसर्च किया था. I failed, I faltered, I bought a lot of things like an excited mom. और उसके बाद आफ्टर माई रिसर्च आई डिड नॉट यूज देम ऑन माई चिल्ड्रन. उसमें सबसे पहला मैं बोलूँगी, बच्चों का जो दो चीज़ के बारे में हम कंसर्न होते हैं, वन इज खाना, दूसरा है नहलाना यानी कि मालिश करना, और तीसरा है बच्चों का रोना. बच्चों के रोने का बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जब बहुत छोटा बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट 0 to 1 year, उस टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी नए पेरेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ होता है. तो एडवर्टाइजमेंट से जो भी चीज़ें उन लोगों के नॉलेज में दिया जाता है, मतलब हम नए मम्मियों के नॉलेज में दिया जाता है, हम वो खरीद लेते हैं, या जो हम लोगों ने बचपन में किया हुआ होगा वो हम कर लेते हैं, मतलब हम हमारे मम्मी दादी नानी से जो सुना हुआ था वो कर लेते हैं. उसमें से एक चीज़ इंटरेस्टिंगली मैंने खरीदा था वाज ग्राइप वाटर. व्हेन बिफोर लियाना वाज बोर्न माय नर्सरी वाज रेडी, और उसमें आपने देखा होगा ग्राइप वाटर था खरीदा हुआ. बट आप में से ही बहुत लोगों ने मुझे लिखा ग्राइप वाटर इज नॉट टू बी यूज्ड. एक्चुअली मैं हमेशा आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं, समटाइम्स अति हो जाता है, वो ट्रोल माना जाता है, लेकिन वहाँ पे जब मैं एक दो मैसेजेस पढ़ती हूँ, आई ऑल्सो पुट एन एफर्ट इन टू अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज करेक्ट और इट इज जस्ट एक किसी ने एक नॉलेज थ्रो कर दिया. आई डिड माई ओन रिसर्च. आई स्पोक टू नॉट 1 not 2 but 3 pediatrician and all of them said not to use gripe water. लेकिन अगर हम मम्मियाँ या नानी दादी से पूछेंगे, वो बोलेंगे हमने तो तुम्हें ग्राइप वाटर दिया था बचपन में. पर अभी हम लोग ग्राइप वाटर को मना क्यों करते हैं? पहली बात है, ग्राइप वाटर में अल्कोहल होता है, तो इसीलिए ग्राइप वाटर को नहीं दिया जाता है. पहले के जमाने में उतना समझ नहीं था, सडन ग्लोबलाइजेशन हुआ था, बाहर से बहुत सारी चीजें आई थी हमारे देश में जस्ट अ लिटिल आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हाँ, जब कंपनीज ऐसी बना रही हैं तो बच्चे को जरूर दिया जा सकता है. आज भी मेरी मम्मी, मतलब मैं किसी चीज को लेके मना करती हूँ तो मम्मी बोलती तो इतना बनता ही नहीं, बड़े बड़े कंपनीज ये बनाते ही नहीं. दैट्स द क्रक्स. बड़े बड़े कंपनीज बना देते हैं, लेकिन उसको लेना चाहिए या नहीं, वो अभी अवेयरनेस हो गया है इन द कंज्यूमर. जो लेबल पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं कि उसमें क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों से बना हुआ है, और वो हमारे शरीर, हमारे भी नहीं, हमारे बच्चों के शरीर, हु इज जस्ट बॉर्न इनटू द वर्ल्ड, उनके शरीर में किस प्रकार से वो असर करेगा. सो ग्राइप वाटर हैड अल्कोहल, सो इट इज नॉट टू बी यूज्ड. सेकेंडली, जो नए ग्राइप वाटर्स आए उसमें अल्कोहल के बदले में डाल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एक्सेस शुगर टू मेक इट स्वीट. Again, why is sodium bicarbonate not good for the babies? Of course, वो पेट में digestion issues करेगा, and it has excess sugar. तो जिससे, मतलब जो डाल देने से एक्चुअली पेट apparently काम हो जाता है, बच्चे चुप हो जाते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो ग्राइप वाटर तो मैंने खरीदा था, इनफैक्ट अ पैक ऑफ 3 मुझे मिला था. मैंने पूरा का पूरा उठा के मुझे फेंकना पड़ा, बिकॉज आई न्यू दैट जो ग्राइप वाटर मेरे बच्चे को मैं नहीं दूंगी, वो ऑब्वियसली मैं किसी और के बच्चे को पिलाने के लिए तो नहीं दूंगी. तो आई हैड टू एक्चुअली डिस्कार्ड इट ऑफ. अभी भी मैं मेरे आजू बाजू सुनती हूँ, मेरे आसपास ही बहुत छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं. ग्राइप वाटर के बारे में ये अवेयरनेस अभी भी नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के बोल दूँ व्हाट आर द थिंग्स दैट अ लिटिल बेबी शुड नेवर
यूज, मतलब कंज्यूम, माँ बाप उन्हें कंज्यूम ना कराए और ना लगाए बॉडी में। लगाने वाले में मैं आती हूँ बाद में, along with your messages actually. So gripe water के बारे में hopefully I busted the myth. अभी आप बोलेंगे बच्चे जब बहुत रोते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहली बात तो उन्हें अगर भूख लगती है तो उसमें भी हम लोग कई बार सोच लेते हैं, यू नो, दादियाँ नानियाँ ये एडवाइस दे देते हैं कि जितने बार बच्चे रो रहे हैं, इनफैक्ट हमारे घर में जो भी हेल्प होता है और जो भी मतलब माँ के आसपास जितने भी हेल्प होते हैं, सब लोग यही एडवाइस करते, बच्चा रो रहा है जरूर भूख लगी होगी, तो उसको फीड कर दिया जाता है, फिर से फीड कर दिया जाता है, ओवर फीड हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए भी बच्चे के इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए आप एक डायरी मेंटेन करें, उसमें आप लिख के रखिए कि हमने इस टाइम पे फीड किया, उसके 2 घंटे के बाद ही हम फीड करेंगे और उसके 2 घंटे के बाद ही, क्योंकि जब ये रेगुलर का काम हो जाता है ना, दिन में कई बार दूध पिलाने की एक रूटीन शुरू हो जाता है, तो अब हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने 1 घंटा पहले पिलाया, 10 मिनट पहले पिलाया या 2 घंटे के बाद, क्योंकि टाइम का जो हिसाब होता है ना, एक माँ के दिमाग में बहुत खिचड़ी हो जाता है। दूसरी बात, बच्चे जब बहुत फास्ट दूध पीते हैं तभी भी कई बार गैस होता है और गैस चुभता है तो बच्चों के पेट में दर्द होता है, जिसके कारण वो रोते हैं। तो उसके लिए टमी टाइम, बर्पिंग डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू एंश्योर कि बच्चा बहुत जल्दी ना पी रहे हैं। वो हर एक बच्चे का अलग प्रकृति होता है, जिससे वो कभी कभी बच्चे फास्ट पीते हैं, कभी बच्चा बहुत स्लो पीते हैं, घंटे भर लेके पीते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर जो चीज हानि कर रहा है, उसके पेट में दर्द क्रिएट कर रहा है, तो यू नो 0 माइनस बहुत छोटा वाला जो निपल्स होते हैं जिससे बहुत कम फ्लो होता है दूध, वैसे पिलाया जाए, बच्चे को थोड़ा सा कंट्रोल में पिलाया जाए, एंड ये चीज माँ ही अच्छे से समझ सकती है। एंड द थर्ड एंड द वेरी अंडर एस्टिमेटेड थिंग इज कान में दर्द, जो दिविशा को हो रहा था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और सारे डॉक्टर्स बोल रहे थे कि कॉलिकेट आप खा रहे हो, आपके खाने के लिए गैस हो रहा है और पेट में गैस हो रहा है, तो कॉलिकेट दे दो। कॉलिकेट डेफिनेटली इज अ सेफर दवाई। ज्यादा भी कोई भी चीज का ठीक नहीं है। मतलब सोचिए, अगर कोई दवाई आप खा रहे हैं, तो दवाई भी नहीं, मान लीजिए आप कोई अच्छी चीज खा रहे हैं, कभी भी वो चीज का ओवर कर लेना क्या सही है? नहीं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप, अगर कॉलिकेट को लगता है कि ये सही है बच्चे के लिए, बट वो ओवर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बॉडी को आदत हो जाती है, फिर आपको उस डोज में नहीं उसको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर बच्चे को एक डिपेंडेंसी हो जाएगी इन ऑर्डर टू यू नो डाइजेस्ट फूड, एक दवाई की। कम बैक टू दैट, आई वेंट टू अनदर डॉक्टर इन टाउन, डॉक्टर विनीत समतानी। इसलिए आप लोगों को अक्सर दिखते होंगे अलग अलग डॉक्टर्स, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाके कंसल्ट करने को मन करता है। आई ऑलवेज टेक अनदर ओपिनियन, अ सेकेंड ओपिनियन एंड अ थर्ड ओपिनियन, क्योंकि एज अ मदर आई ऑलवेज वॉज वेरी कॉशियस। I did my own research, yet I consulted doctors और उनके ऊपर भी मैंने रिसर्च की है, and today I'm sitting here and making my video। दिविशा के लिए ऐसा कहा था कि उसके कान में दर्द हो रहा था, उसके कान में या तो तेल या पानी घुस गया था, तो या फिर दूध भी घुस सकता था, बिकॉज यू नो व्हेन अ मदर फीड्स द बेबी, अक्सर पिलाते पिलाते सो जाते हैं, तो कभी दूध जाके ऐसे कान में घुस गया होगा, तो उसके कान में दर्द हो रहा था, जिसके लिए ईयर ड्रॉप्स देने को बोला। ही रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने एक्चुअली दबाया कान के पास और वो दिविशा बहुत तेज रो पड़ी, तो पता चला इट इज बिकॉज ऑफ ईयर पेन एंड नॉट बिकॉज ऑफ स्टमक पेन, विच द अदर डॉक्टर्स वाज misdiagnosing. So that's why I say कि know your children's cry, why they are crying, और जो हम लोगों ने सीखा हुआ है कहीं से you know प्रथागत, उस चीज़ से निकल के हट के लॉजिकली साइंटिफिकली हम उसको देखें और उसका हल निकालें। आपका बच्चा है, आपको पता चलेगा कि वो रो क्यों रहा है। सो जो चीज़ अच्छा नहीं है, लाइक ग्राइप वाटर, वी शुड कंप्लीटली एलिमिनेट। डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन, वी शुड रिड्यूस
एंड वी शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाई द चाइल्ड इज क्राइंग और उस हिसाब से हम उसको एड्रेस करें। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज मालिश करना एंड उपटान की जो बात होती है। तो मुझे बहुत लोगों ने लिखा कि मैं अपने बच्चे की मालिश कब से स्टार्ट कर सकती हूँ, माई बेबी इज 3 months ओल्ड। मुझे मेल किया था, तो मैंने उनको रिप्लाई किया सिर्फ नो, डोंट। आई विल से टिल 6 months ओल्ड यू शुड नॉट अप्लाई एनीथिंग नेचुरल ऑन योर बेबी स्किन। नेचुरल मतलब जो हमारे किचन में मिलता है, जो खरीदने को मिलता है नेचुरल, जैसे कि बेसन, जैसे कि मलाई, जैसे कि दूध, जैसे कि कोई भी फल, एलोवेरा, फल का रस, नथिंग। मुल्तानी मिट्टी, नथिंग। सरसों का तेल, नो। द ओनली सेफेस्ट थिंग इज कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, और वो भी सिर्फ हल्का मालिश करने के लिए। सारे बच्चे का स्किन अलग होता है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों का स्किन भी कोकोनट ऑयल से, दोनों को भयानक रैशेस आ गए थे। कोकोनट ऑयल से भी रैशेस आ गए थे। दिविशा के फेस में एक टाइम पे इतने दाने थे, बॉडी में इतने दाने थे, एंड शी वाज अराउंड 2.5-3 months ओल्ड, कि मुझे समझ में नहीं आता। डॉक्टर मुझे एडवाइस दे रहे थे कोकोनट ऑयल लगाओ और कुछ भी मत लगाओ, पर कोकोनट ऑयल से भी भयानक रैशेस आ रहे थे। सो बच्चों का स्किन इज समथिंग जो आप कोई भी नेचुरल चीजें नहीं लगाएं। जब एक नेचुरल चीजों से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है या टेस्टेड ऑन इन्फेंट स्किन, कोई प्रोडक्ट है जो बने बनाया प्रोडक्ट है विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन वेरियस इन्फेंट स्किन, वैसे प्रोडक्ट लगाइए। माइल्ड क्रीम्स, माइल्ड लोशंस, वेरी वेरी माइल्ड क्रीम आई वुड से। तो मैंने मेरे दोनों बच्चों के लिए ट्राई किया, टेस्ट किया, एंड फाइनली एक बहुत ही माइल्ड क्रीम था जो दोनों बच्चों को मेरे सूट किए थे। उन लोग के रैशेस भी चले गए थे और उनके कोई रैशेस आए भी नहीं थे। इनफैक्ट धीरे धीरे रैशेस सबसाइड हो गए। जैसे कि बेसन, वो बच्चों का स्किन कभी एलर्जिक रिएक्शन दे दे तो संभाले नहीं संभलेंगे। मलाई का प्रकृति बहुत ठंडा होता है एंड वो बच्चों के स्किन में डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए। मलाई एंड दूध, दे आर काइंड ऑफ लिटिल एसिडिक, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो बच्चों के स्किन में कभी कभी बुरी तरीके से असर कर सकता है। द स्किन जस्ट माइट गेट बर्न। हमें लगता है दूध, बट नहीं, you are not supposed to use that on baby skin. Any kind of experiment if you want to do, कभी कभी हमें कंसर्न होता है कि हमारे बेबी का स्किन थोड़ा सा ब्राइट हो, तो हम वो सारी चीजें एक एक करके हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आफ्टर 6 months। तो आपको पता चलेगा बच्चे के स्किन में कौन सी चीज सूट नहीं कर रहा है। आप अगर सब कुछ का मिश्रण करके पहले दिन ही लगा देंगे, सोचिए हल्दी डाल दिया, बेसन डाल दिया, दूध डाल दिया, एलोवेरा भी डाल दिया, फ्रेश एलोवेरा, आपने सब कुछ मिक्स करके पहले ही बार डाल दिया, अगर बच्चे की स्किन में रिएक्शन हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज से रिएक्शन हुआ। आप एक एक करके चीज ट्राई कीजिए, दैट टू आफ्टर 6 months। मैं बार बार बोल रही हूँ, वहां पे एटलीस्ट आपको काउंटर करने के लिए बच्चा उतना बड़ा है कि आप उसका कुछ स्टेप ले सकते हैं। बिफोर 6 months तो आई विल से कंप्लीट नो। इतना इंतजार कर जाइए, कम्प्लेक्शन सब ठीक हो जाता है बड़े होके। मैं खुद कितनी डस्की थी, मुझे याद है, मैंने वीडियो भी बनाया कि मतलब लोग मुझे बोलते थे कि तुझे सड़क से उठा के लेकर आए हैं, मजाक करते थे क्योंकि मेरी मम्मी बहुत फेयर थी। इनफैक्ट मम्मी को शादी करके लेकर ही इसीलिए आए थे कि फेयर बच्चे पैदा होंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं डस्की पैदा हो गई। मैं ये बोलूंगी कि विथ टाइम थिंग्स चेंज्ड। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, बाय द टाइम आई वाज 13, 14, 15, सडनली मतलब बाय द टाइम एडोलेसेंस केम, माय कंप्लेक्शन स्टार्टेड चेंजिंग एंड विद खुद के इच्छा से, खुद की नॉलेज से मैं अपने ऊपर और वर्क करी एंड थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन द ब्राइटर साइड। थिंग्स चेंज होने लग गए। रोज वाटर हमें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका जो नेचुरल फ्रेग्रेंस है उसमें हिडन एलर्जन होता है और स्किन में इरिटेशन करता है। कभी कभी बड़ों को भी सूट नहीं करता, तो बच्चे तो दूर की बात है। घी हमें इसीलिए नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो बहुत थिक होता है, ग्रीजी होता है
और इट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया, इसीलिए काफी टाइम स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कोकोनट ऑयल को हम लोग सही मानते हैं, दैट्स द माइल्डेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज ऑन योर बेबी, लेकिन आपके बेबी के फेस में या बॉडी में अगर रैशेस दिख रहे हैं आपको, उसके ऊपर आप तुरंत लगाना बंद कर दीजिए। ट्राई अ माइल्ड क्रीम इंस्टेड। दही यानी कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, वो तो बिल्कुल भी बच्चे के स्किन में यूज नहीं करना चाहिए। वो अगर आपके बच्चे की स्किन में अगर बाय चांस भी छोटा मोटा रैशेस है, उसको बहुत स्पीड में एग्रीवेट कर देगा। डायरेक्टली एलोवेरा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो एलर्जिक रिएक्शन देता है बेबी को, बेबी की स्किन को इरिटेट करता है, अक्सर बहुत ज्यादा लाल लाल हो जाता है अगर आप डायरेक्टली एलोवेरा अब बेबी की स्किन में लगाते हैं तो। लेमन जूस तो बड़ों के स्किन में भी नहीं लगाना चाहिए, बच्चों का स्किन तो दूर की बात, इट इज हाईली एसिडिक एंड शुड नॉट बी यूज्ड ऑन बेबी स्किन। हल्दी वैसे तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चों की स्किन में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों की स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाता है और वो जब एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, वो बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हल्दी लगा के आप स्किन को ब्राइट करेंगे, लेकिन बाय चांस आप उसको धूप में रख रहे हैं, या ऑब्वियसली विटामिन डी के लिए हमें बच्चों को धूप में लेके जाना पड़ता ही है, इट्स बहुत जरूरी, बहुत बुरी तरीके से स्किन में रिएक्ट करेगा। मलाई इसलिए नहीं लगाना चाहिए, बच्चे के पोर्स को क्लॉग करता है और कभी कभी फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन जो हम बेबी की स्किन में यूज करते हैं, वो इसीलिए नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि उससे स्किन बहुत ड्राई हो जाता है और स्किन में रैशेस आ सकते हैं। तो बचता क्या है? कोकोनट ऑयल। अगर आपके बेबी की स्किन में रिएक्शन नहीं हो रहा है और अगर स्किन में रिएक्शन हो रहा है, स्विच टू अ माइल्ड क्रीम which is tested on babies। मैंने जो क्रीम यूज किया था वो मैं नीचे लिंक में दे दूंगी, जस्ट इन केस आप भी मेरे जैसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हो कि हम क्या लगा सकते हैं। बट ये भी है कि आप लगाने से आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा whether it is working positively or not। मेरे हिसाब से मेरे क्षेत्र में तो वो काम किया था एंड आई वुड से दैट दोनों बच्चों के लिए काम किया था, सो आई वुड से दैट डेफिनेटली वर्क्स। और जो चीजें ट्राई किया हुआ होता है ना, वही चीज यूज करना चाहिए, नेचुरल सोच के। हम लोग किचन में यूज करने वाला सामान हम डायरेक्टली बेबी की स्किन में नहीं यूज करें। यही था मेरा आज का वीडियो। होप यू लाइक्ड इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू गाइस, बाय।